Hello, Namaskar, Jai Hind, dear friends. My name is Nitesh Kumar, and once again welcome back to Maths by Ashish Sir classes. Friends, आज हम करेंगे fill in the blanks and this lecture is very important for any SSC exam, whether you are preparing for CGL, CHSL, MTS, even CPO means. So वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम fill in the blanks करने वाले हैं, ये मैंने लिया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 से। जितने भी उसमें टोटल जितने भी सेट्स हुए थे, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, मैं वो सारा कवर करवाऊंगा आपको। अच्छा, एक बात की इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं मैं आपको कि एक्चुअली क्या है ना कि आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया था। आप में से काफ़ियों ने उसे देख भी लिया है, लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि वॉइस का बहुत इश्यू था। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा था तो इसे कम्प्लीटली देखिए, और अगर आप लोगों ने उसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था तो फिर 17 उसमें टोटल फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए गए थे। 18 से आप फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सो हमारा पहला सेंटेंस है, वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। सो वी मस्ट हेल्प, सो यहाँ पे ऐसे सचेस किसी की ज़रूरत तो नहीं है ना। वी मस्ट हेल्प नॉर्मली हो सकता है, लेकिन आपको तो एक ना एक चूज़ करना ही है। तो अब आप ऑप्शन को पढ़िए, एक्सर्ट, डोनेट, कंट्रीब्यूट, रेंडर। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो आपको सभी की मीनिंग्स पता होने चाहिए। एक्सर्ट मतलब किसी चीज़ का दावा करना, डोनेट करना, कंट्रीब्यूट करना, और रेंडर हेल्प मतलब होता है सहायता प्रदान करना। रेंडर हेल्प के साथ हमेशा यूज़ होता है। ये आपका 2016 आई गेस 18 या 17 में भी पूछा गया था, और अब 2019 में भी पूछा गया है। सो याद रखिएगा, रेंडर हेल्प मतलब रेंड हेल्प करने का मतलब होता है किसी को सहायता प्रदान करना। अगला सेंटेंस पढ़िए आप सभी, और कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करें। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज डैश। मतलब बोल रहा है कि ग्लास टेबल को अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि ये कैसा होगा, कमज़ोर होगा। सो आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन कमज़ोर के लिए फिट बैठेगा। फ्रेजाइल, फ्रूगल, वोलेटाइल, डक्टाइल। वोलेटाइल बोलते हैं जो बहुत जल्दी उड़ जाए हवा में, जैसे पेट्रोल वगैरह। डक्टाइल का मतलब होता है जो पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सके। फ्रूगल मतलब होता है जो कम खर्च करे, और फ्रेजाइल मतलब होता है जो बहुत कमज़ोर हो। आप फ्रेल भी इसका सिनोनियम देख सकते हैं। फ्रेजाइल, फ्रेल, इनका मतलब होता है कि कमज़ोर कंडीशन में होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज़ डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। अब देखिए, स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना, आज यह एक शुभ दिन है, ऐसा ही कुछ होगा ना सेंटेंस, ताकि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सो अब आपको 4 ऑप्शंस में ढूंढना है क्या आंसर हो सकता है। पढ़िए इसे और आप देखिए आपने अपनी वोकैब को कितना स्ट्रॉन्ग कर रखा है। ओडेसियस मतलब होता है निर्भीक, बोल्ड। ऑमिनस मतलब होता है अशुभ, तो ये तो नहीं होगा, एंटोनियम हो जाएगा। ओकेजनल भी नहीं होगा। ओकेजनल का मतलब क्या होता है? ओकेजनल मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने का ओकेजनल होता है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, ठीक है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। सो ये आपका राइट आंसर है। ऑमिनस इसका एंटोनियम है। अगला देखिए, ही डैश ए हीनियस क्राइम। क्या हो सकता है? ही हैपेंड ए हीनियस क्राइम, ही कमिटेड ए हीनियस क्राइम, ही मेड अकर्ड। देखिए, हैपेंड और अकर्ड तो आप कैंसिल कर देंगे। देखिए, मेक का मिस्टेक होता है, अगर कोई मिस्टेक वगैरह करता है ना तो उसके पहले मेक का यूज होता है। मेड अ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जब भी आप कोई हीनियस क्राइम हो गया, जैसे सुसाइड बोलते हैं, सुसाइड कर लेना, सो उसके पहले ऑलवेज कमिट का यूज होता है। क्या होता है? कमिट। सो ही कमिटेड ए हीनियस क्राइम इज द राइट आंसर। अगला देखिए, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डेस्क क्लासेज आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। सो द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर मतलब स्टूडेंट्स प्लूरल है यहाँ पे। वो कहाँ गए? अपने अपने क्लासेज में आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। सो कैसे क्लासेज में गए? देखिए, देयर आ रहा है मतलब अपने क्लासेज में गए, तो कैसे क्लासेज में? एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टिव या रेस्पेक्टेड। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल, ये सारे के सारे रिस्पेक्ट यानी सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, सम्मान से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आप
आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में एक वर्ड, इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेस्पेक्टिवली। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? हिंदी में बोलते हैं क्रमशः। सो वहाँ पे क्रमशः हिंदी में या रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है ABC, यहाँ पे लिखा है 10%, यहाँ पे लिखा है 20%, यहाँ 30%। जैसे बोल दे ABC अपने इनकम का 10, 20, 30% क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। सो अब हमें ये नहीं पता कि भैया ए का कौन सा है, 10, 20 या 30। हमें बी का नहीं पता कि 20 है, 10 है या 30। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, क्वेश्चन में लास्ट में एक वर्ड हिंदी में लिख दिया जाता है क्रमशः और इंग्लिश में लिख दिया जाता है रेस्पेक्टिवली। सो इससे हमें पता चल जाता है कि वो अपने अपने नंबर वाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि भाई स्टूडेंट्स जो थे अपने अपने जिस चीज़ से रिलेटेड था उस क्लास में चला गया। सो यहाँ पे यूज होगा रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेड। ये सारे के सारे वर्ड रिस्पेक्ट यानी सम्मान से रिलेटेड है। चलिए थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए फ्रेंड्स। देखिए हमने कॉमन एरर्स जो टॉपिक वाइज, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर, इंग्लिश के SCGL के क्लोज टेस्ट, ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनियम्स, जो भी 2021 में पूछे गए थे वो सारा हमने कवर कर दिया है। सो आप उनको जाइए देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई कमी आए तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। द गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश अनियंस। जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है? वार्न किया है। किनको वार्न किया है? ट्रेडर्स को। अब क्या वार्न किया है कि नॉट टू डैश अनियंस, प्याज का ना करें। तो सोचिए कि मतलब व्यापारी को किस प्रकार का वार्निंग किया जाएगा कि प्याज को क्या ना करें? प्याज को काटे ना, खाए ना, इकट्ठा ना करें। तो इकट्ठा ना करें, जमा ना करें। और ऑप्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप फिट कर सको कि कौन सा रिलेटेड है आंसर। सो ग्रॉस मतलब होता है कंप्लीट, होड़ मतलब होता है इकट्ठा करना, बल्क मतलब होता है बल्क में, और कंबाइन मतलब जोड़ना। सो ग्रॉस और कंबाइन तो आप एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन बल्क में अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप फिर बल्क लगा के आ जाएंगे। बल्क का मतलब होता है कोई इकट्ठी मात्रा, ठीक है, एक तरीके से नाउन का काम करेगा ये। लेकिन आपको होड़ एक यहाँ पे वर्ब चाहिए, वांट क्या ना करने के लिए, नॉट टू डैश। सो होड़ का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपा करके रखना। होड़ का क्या मतलब होता है? किसी चीज को छुपा करके बड़ी मात्रा में रखना। जैसे गोदाम वगैरह में रख लेते हैं किसी चीज को छुपा कर, उसे कहते हैं होड़। एक और शब्द है, देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, HORDE। इस होड़ का मतलब होता है भीड़, ठीक है। जैसे कई लोगों की, व्यक्तियों की भीड़ लग जाती है, सो इसे कहते हैं होड़। जबकि HOARD मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। और आगे देखिएगा, इस बार पता नहीं क्यों नहीं दिया है, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सो आपको बल्क लिखा मिलेगा, होड़ लिखा मिलेगा, और ये वाला होड़ भी लिखा मिलेगा। यही बच्चों को हो जाती है कंफ्यूजन, ठीक है। ये कंफ्यूजन वोकैबुलरीज आपके बुक्स में जरूर होगा, आप वहां से भी अपनी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, शी डैश पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। सो क्या हो सकता है, एक बार पढ़ के देखते हैं। शी ऑफर्ड ऑन पेइंग, शी सजेस्टेड ऑन पेइंग, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग, या शी रिक्वेस्टेड ऑन पेइंग। देखिए रिक्वेस्टेड के बाद तो ऑन आएगा नहीं आपका, ऑफर्ड के बाद प्रीपोजिशन आती नहीं है आपकी, सजेस्टेड के बाद टू आता है, इंसिस्टेड के बाद ऑन आता है। आपको ये प्रीपोजिशन भी थोड़ी पता होनी चाहिए। इसका एक रूल भी है कि इंसिस्टेड के बाद ऑन और उसके बाद जीरंड का यूज होता है। जीरंड मतलब बोलते हैं V1 ING या वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे पेइंग है, और इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देकर के किसी बात को कहना। सो वो क्या कर रही है, वो इंसिस्ट कर रही है कि बिल मुझे पे करने दीजिए, या फिर शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द, मतलब वही बोल रही है थोड़ा जोर देके कि भैया मुझे पे करने दो आप। सो इसका राइट आंसर है इंसिस्टेड। आगे देखिए, द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। अब चार ऑप्शंस देखिए। सो बात की जा रही है चर्च के अंदर की, जो दूल्हा है वो वेडिंग सेरेमनी में खड़ा है किसी के सामने। अब चर्च, शादी, इन सब से रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है, ढूंढते हैं।
अल्टर, एटलस, एटिक, एटलस तो नहीं होगा। एटिक मतलब होता है जैसे हमारे घरों में छज्जा वगैरह होता है ना, जिस पे हम सामान रखते हैं, उसे बोलते हैं। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हाँ वन वर्ड में पूछा गया था ये। अच्छा, ये अल्टर जो है इसका मतलब होता है चेंज। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करके आते हैं, वो अल्टर पीस होता है तो हम उसको चेंज करते हैं। चेंजेबल मतलब वो अल्टर मतलब कमी होना या फिर चेंज करना। बेसिकली अल्टर का सिनोनियम होता है चेंज। इस अल्टर का मतलब होता है बेदी। क्या मतलब होता है इसका? बेदी। हिंदी में मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इस अल्टर का मतलब होता है, पहले तो ये अल्टर जो होता है ना, ये कोई ना कोई पूजा स्थल पे ही होता है, चाहे मंदिर हो, चर्च हो। बेसिकली एक बड़ी सी टेबल सी होती है, उसको बोला जाता है अल्टर। सो चर्च में क्या है कि शादी जो होती है ना, तो टेबल पे कुछ होता होगा इनका राइट्स वगैरह, जहाँ पे इनका कोई प्रावधान, सो उसको कहते हैं अल्टर। जैसे मैं आपको मंदिरों में बताऊं तो कोई ऊंची सी स्टेज टाइप की होती है जहाँ पे कोई रीति रिवाज या कोई पूजा अर्चना फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं अल्टर। आज तो नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, बकरे वगैरह को हलाल किया जाता था पूजा वगैरह पे, बलि प्रथा। सो उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप का टेबल होता था। मैं इस टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, ठीक है, जहाँ पे गर्दन रख के काटा जाता है, ये नहीं। ये तो वैसे दिखाया जाता है फिल्मों विल्मों में, ऐसा नहीं होता रियल में। तो वो एक स्टेज टाइप का होता है, उसको बोला जाता है जहाँ पे रीति रिवाज की पूजाएं की जाती है, उसे कहा जाता है अल्टर। सो यहाँ पे भी देखिए, ये इन्होंने कंफ्यूज क्रिएट कर दिया ऑप्शन में, ALTER और ALTAR। जिसको आधा अधूरा ज्ञान होगा वो गलत कर सकता है, ठीक है। तो अपना वोकैबुलरी कंफ्यूजिंग वाला भी स्ट्रॉन्ग करिएगा। आगे देखिए, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट्स एंड फॉइल देयर डिजाइंस। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कठोर स्टेप्स लेने चाहिए अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल। फॉइल मतलब होता है फेल कर देना। फेल कर देना चाहिए उनके डिजाइंस को। किस प्रकार के डिजाइंस को? ये ऑप्शन से पता चलेगा। कंड्यूसिव मतलब होता है हेल्पफुल। बेनिवोलेंट मतलब होता है परोपकारी। मैलिशियस मतलब होता है हीनियस, एकदम बेकार और हानिकारक। और एग्जाम्पलरी मतलब होता है बिल्कुल अच्छा, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सके। सो मैलिशियस इसका आंसर होगा। ये आप समझ गए होंगे जैसे ही आपने मीनिंग सुने होंगी। आगे देखिए, द चिल्ड्रन अंडर 5 years आर फ्रॉम डैश पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। सो चिल्ड्रन जो 5 साल से कम है, बायोमेट्रिक्स। अब आप सभी को पता ही है बायोमेट्रिक्स कैसे कहते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं तो पता ही होगा आपको। अब चिल्ड्रन अंडर 5 years, उनको पासपोर्ट बायोमेट्रिक से क्या दिया है? सो आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि छूट देने की बात चल रही है। जो 5 साल से छोटा है उसको ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स की। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। एक्विटेड मतलब होता है बरी करना। एग्जाम्प्टेड मतलब होता है छूट देना। एस्केप मतलब बच के निकलना। सो योर राइट आंसर विल बी एग्जाम्प्टेड। क्यों एग्जाम्प्टेड? क्योंकि एग्जाम्पशन मतलब होता है ना छूट देना। सो इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्प्टेड। अगला देखिए, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रेफर द डैश। अब कौन सा आ सकता है? देखिए, लास्ट, लेटर, लेटर, लीस्ट। सो अब क्या होगा? लास्ट तो नहीं होगा, आप इसे तो एलिमिनेट कर देंगे। अब जिन्होंने भी पढ़ा होगा एडजेक्टिव, उनको पता होगा लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले द आता है। और ये जो है ये एक बेसिकली आपका बोल सकते हैं कॉम्परेटिव डिग्री है जिसके पहले द नहीं आता। सो वो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे लीस्ट, और यही उनका आंसर हो जाएगा गलत। इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। बहुत एक्सेप्शंस होते हैं इसमें दोस्तों, और वही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, कॉर्नर पे लिखा आता है नाउ, नेक्स्ट, लेटर। सो इस लेटर का है बाद में, और ये जो है ना एक तरीके से टाइम को बताता है बाद में। लीस्ट आएगा नहीं, इसका मतलब होता है सबसे कम। सो लीस्ट यहाँ नहीं आएगा। आपका राइट आंसर है लेटर। लेटर का मतलब भी होता है बाद में, लेकिन ये सीक्वेंस को दिखाता है, ये पोजीशन को दिखाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, पोजीशन या सीक्वेंस या नंबर आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। पहले इसका आंसर पुट कर देते हैं। आंसर इज लेटर। इसका मतलब हुआ बाद वाला। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रेफर लेटर, यानी बात कर रहा है ये बाद वाले की, यानी कॉफ़ी की। इसका एंटोनियम होता है फॉर्मर।
अगर यहाँ पे फॉर्मर लिखा होता तो इसका मतलब वो बात कर रहा होता पहले वाले की। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, दो चीज़ों को यूज़ किया गया है, एक टी को और एक कॉफ़ी को। सो लेटर मतलब बाद वाला कॉफ़ी, फॉर्मर मतलब टी पहले वाला। आगे देखिए, ही इज़ ट्राइंग टू डैश माई रिंग। ये इजी है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इट टॉकिंग अबाउट स्टीलिंग, स्टील। ही ट्राई टू स्टील माई रिंग, है ना, ये इसका आंसर है पहला वाला। अगला देखिए, ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। यानी सभी स्टूडेंट्स को कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो बिना किसी एंग्जाइटी, फियर के, बिना किसी टेंशन के अपनी बातों को फ्रैंकली उनके सामने रखना चाहिए। सो इसका क्या आंसर हो सकता है, देखिए ध्यान से थोड़ा। सेक्ल्यूड का मतलब अकेलापन, कैंडिड का मतलब फ्रैंक बातें करना, आउटस्पोकन का मतलब मुंहफट, और गार्डेड तो समझ ही गए आप लोग, तो ये दो कट जाएगा। आउटस्पोकन का मतलब होता है मुंहफट। ये जनरली नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है कि भैया सामने वाला मुंहफट है, जो मन में आता है बोल देता है। इसका राइट आंसर जो है ये होगा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है टू टॉक फ्रैंकली, फ्रैंकली बात करना, अपने विचारों को सबके सामने रखना, अपने विचारों बिना किसी से डरे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिड। अगला है, ऑल हीज एंडेवर्स टू विन द टीचर्स फेवर प्रूव्ड डैश एंड डिड नॉट ब्रिंग डिजायर रिजल्ट। सो यहाँ पे ना सेंस तो आप समझ गए होंगे कि भैया एंडेवर्स का मतलब होता है बिल्कुल मेहनत करना अंत तक, मतलब उसने जो मेहनत की थी अंत तक ताकि टीचर का जो फेवर है वो जीत सके। अब वो नहीं हुआ होगा, तभी यहाँ पे लिखा है डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट। भाई उसको रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फेवर है नहीं जीत पाया। सो क्या आंसर होगा, टीचर्स फेवर प्रूव्ड डैश प्रॉस्परस फुटाइल परपिचुअल एपरेंट। सो राइट आंसर इज फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, प्रॉस्परस फलना फूलना, परपिचुअल स्थाई, अपरेंट जो ऑब्वियस हो। सो यहाँ पे फेल की बात की जा रही है, व्यर्थ होने की, तो राइट आंसर इज फुटाइल। नेक्स्ट इज हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डैश। सो ये भी काफ़ी इजी है, नेग्लेक्टेड, सस्पेंडेड, डिस्कार्डेड या डिक्लाइंड। आप थोड़ा सा भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेग्लेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से लापरवाही करना, किसी को नज़रअंदाज करना। सो ये आंसर इसका होगा नेग्लेक्टेड। आजकल दोस्तों जो कोविड का लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोगों ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी घर बैठे बैठे। सो उनकी हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर हुआ, इंक्लूडेड मी। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दें। सो डू आई। आगे देखिए, एक कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। पहले तो ना आप इनका मीनिंग देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। ग्लैंस मतलब झलक, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर जानना, डिफाइन किसी चीज को बताना, ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व करना। सो अब तक तो आपको आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर होगा डिस्टिंग्विश। इसके बाद बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन का मतलब है कि भेद जानना, अंतर जानना, इसका मतलब होता है। अगला है, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। सो जो रूफ थी ओल्ड बिल्डिंग की वो क्या हो गया, स्टॉर्म के समय, आंधी तूफान के समय गिर गया। सो डिस्ट्रॉयड तो किसी को डिस्ट्रॉय करना, स्क्रैच्ड तो होगा नहीं। डिमोलिश का मतलब होता है खुद किसी चीज़ को गिरा देना, डिमोलिश कर देना। लेकिन अगर कोई चीज़ अपने आप गिर जाती है, जैसे क्रिकेट मैच में सुना होगा आपने, बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया, व्यक्ति कोई मेंटल ब्रेक डाउन हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है, या कोई ब्रिज वगैरह या कोई बिल्डिंग वगैरह अपने आप किसी रीजन से गिर जाए तो उसे भी कोलैप्स्ड कहा जाता है। सो राइट आंसर इज कोलैप्स्ड। सो दोस्तों ये पार्ट 1 था जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया था, लेकिन उसमें आवाज़ अच्छी नहीं थी। सो अब पार्ट 2 इसी में हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसी को देखिए और अपनी पूरी प्रिपरेशन फिल इन द ब्लैंक्स की अच्छे से करिए। चलिए देखिए इसे, शी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। मतलब वो क्या कुछ तो हुई होगी ना ये देख के कि भाई मैजिशियन ने परफॉर्म कैसे कर दिया रोप ट्रिक को। सो अब हमें ऑप्शन देखना है एक बार, बेविल्डर्ड, वॉन्डर्ड, सस्पेक्टेड, पजल्ड।
सो सस्पेक्टेड और पजल्ड तो आप कैंसिल कर देंगे। पजल्ड मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना। बेविल्डर्ड इसका सिनोनियम है, ये भी कंफ्यूज मतलब आप एलिमिनेट कर देंगे। वंडर का मतलब होता है ना आश्चर्यचकित हो जाना, यार ये हैरत अंगेज हो जाना, कैसे पॉसिबल है ये। और सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक करना, तो शक तो नहीं करेंगे ना, शक तो करते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है या नहीं। अगर ये चीज़ हो चुकी है तो वंडर्ड किया है कि भाई आश्चर्य हो गया कि कैसे पॉसिबल है ये, राइट। आगे देखिए, द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। सो आप समझ गए कि पुअर मैन को रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं करने दी गई होगी। ठीक, आप इसको मत देखिएगा, एसएससी ने आंसर गलत दिया था स्टार्टिंग में। सो डिराइव्ड, डिनाइड, डिवॉइड, डिल्यूड। सो इसका जो राइट आंसर होगा डिराइव्ड नहीं होगा। डिवॉइड मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित करना, जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। डिल्यूड मतलब होता है भ्रम, एक तरीके से भ्रम में डालना। डिनाइड मतलब होता है किसी भी चीज़ से रोकना। आप लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया है तो आता है ना अलाउ या डिनाई, यू वांट टू एंटर इन योर मोबाइल और नॉट, यू वांट टू परमिट और नॉट। सो डिनाइड मतलब होता है कि अलाउ नहीं करना। आगे देखिए, हैव यू डैश फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी। ईजी है, जस्ट आपको ऑप्शन पढ़ना है। अपॉइंटेड, सप्लाइड, अप्रूव्ड, अप्लाइड। सो आप किसी कंपनी में जॉब के लिए क्या करते हो, अपॉइंटेड करते हो, सप्लाइड करते हो, अप्रूव्ड करते हो या अप्लाई करते हो। सो हम अप्लाई करते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम के लिए भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। आगे देखिए, द रैकलेस यंग मैन वॉज डैश फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय हिम। ए रैकलेस यंग मैन, रैकलेस मतलब लापरवाह यंग व्यक्ति, वॉज डैश फॉर द डेट्स, डेट्स मतलब होता है कर्जा, इनकर्ड बाय हिम जो लिया गया था कर्जा उसके द्वारा, उस लापरवाही व्यक्ति को कुछ किया गया होगा। क्या किया गया होगा, सस्पिशियस, रिलायबल, लायबल, ऑडेशियस। सस्पिशियस तो नहीं होता, शंकित। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, आपने रिलायंस सुना होगा ना, भरोसेमंद रिलायंस। सो रिलायबल मतलब जो भरोसे के लायक हो। ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड, निर्भीक, बिना डरे किसी काम को करने वाला, ये भी नहीं। आपने लायबिलिटी सुना होगा, भाई आपकी लायबिलिटी है ये, आपकी जिम्मेदारी है ये। सो लायबल फॉर मतलब यू आर लायबल फॉर दिस। सो यहां पे हो जाएगा लायबल फॉर द डेट्स, राइट आंसर है इसका लायबल। आगे देखिए, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। रूली का मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग चले, अनरूली जो रूल के अकॉर्डिंग ना चले। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। उन्होंने अपने टीचर को करा क्या, आप देखिए, आप पढ़िए ऑप्शन। कंफर्ट, काम्ड और प्लीज्ड, तीनों अच्छी चीजें हैं। सो अनरूली बिहेवियर से ना तो कंफर्ट मिलेगा, ना काम मिलेगा, ना प्लीज्ड मतलब जैसे प्लीज्ड करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो वो भी नहीं मिलेगा। सो इरिटेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो टीचर था उसको इरिटेट कर दिया था बच्चों ने, राइट आंसर है इरिटेटेड। आगे देखिए, शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज फॉर हर डैश। मतलब वह प्यार मतलब पसंद की जाती थी अपने एम्प्लॉइज के द्वारा, क्यों। अब हमें ऑप्शन में ढूंढना है क्यों। सो बेनेवोलेंस मतलब होता है परोपकारी, जो लोगों की मदद करे। कॉन्डोलेंस मतलब होता है सांत्वना देना। मेल वॉलेंस मतलब होता है जो बेनेवोलेंस का एकदम अपोजिट है आपका, शीर एंटोनियम है, जो लोगों के लिए एक तरीके से गलत करे, लोगों के लिए मुसीबतें उत्पन्न करे। और तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि आंसर क्या है, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब परोपकारी नेचर से। इंडोलेंट मतलब ढीठ, इंडोलेंट मतलब आलसी, इंसोलेंस मतलब ढीठ। सो ढीठ नेचर से तो नहीं ना होगी वो लड़की, लव नहीं किया जाएगा सबके द्वारा। बेनेवोलेंस नेचर आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, द मिनिस्टर गेव, मिनिस्टर ने दिया एक डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स मतलब होता है दोषी। सो भाई मिनिस्टर ने क्या दिया होगा, भरोसा दिया होगा कि भैया जो कल्प्रिट है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सो इसका राइट आंसर एम्बिशन मतलब नहीं, इंश्योरेंस इंश्योर करना, सुनिश्चित करना नहीं, एडमिशन नहीं, एज्योरेंस। एज्योर करने का मतलब होता है किसी को दावा करना, भरोसा दिलाना, ठीक है। इंश्योर तो होता है फिक्स हो ही जाएगा ना, इंश्योर करना किसी चीज को
सुनिश्चित करना या मतलब किसी की रक्षा करना। एश्योरेंस तो मतलब किसी को दावा करना या भरोसा दिलाना, बाद में तोड़ा भी जा सकता है, राइट। सो एश्योरेंस इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, देयर इज ए डैश ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। बोला जा रहा है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो फ्लावर का ग्रोथ है वो कैसा होगा। सो अच्छा होगा ये बताया जा रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं। पायस का मतलब होता है भक्त, प्लेंटी ऑफ मतलब होता है अधिक मात्रा में, पावरफुल शक्तिशाली, लग्जेरियंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना। सो ये आपका राइट आंसर है। देयर इज अ लग्जेरियंट ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। आगे देखिए, देयर आर डैश एरर्स इन योर असाइनमेंट। मतलब कैसा एरर्स है। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा मतलब जरूरत से ज्यादा, सफिशिएंट मतलब जितनी ज़रूरत हो, मल्टीफोल्ड भी मतलब मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा, न्यूमरस मतलब असंख्य मतलब हार्ड टू काउंट। जरा सोचिए क्या आंसर हो सकता है। सो इसका राइट आंसर है न्यूमरस। एबंडेंट मतलब होता है ना ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ज़रूरत थी कुछ एरर्स की उससे ज़्यादा एरर मिला है। सफिशिएंट मतलब फिक्स या निश्चित, ऐसा तो नहीं है कि एरर की संख्या कोई निश्चित कर दी जाती है। सो न्यूमरस मतलब होता है असंख्य, राइट आंसर है। ब्यूटीफुल रेड रोजेज डैश द ब्राइड्स हेयर। अब ब्यूटीफुल रेड रोजेज ने क्या किया होगा, दुल्हन के बालों को सजाया होगा। सो अट्रैक्टेड और एडजन खत्म हो गया। एडजन मतलब होता है पोस्टपोन करना। एडोर इसका राइट आंसर है। एडोर का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, ठीक है। एल्यूर का मतलब होता है प्रलोभन देना, जैसे चारा वगैरह फेंकते हैं ना, लालच देते हैं किसी को झूठा, प्रलोभन। सो ये इसका राइट आंसर है आपका एडोर, एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। द स्पीकर डैश द ऑडियंस विद हिज फाइन स्पीच। सो जो स्पीकर है उसने फाइन स्पीच से ऑडियंस को क्या कर लिया होगा, एक तरीके से मंत्र मुग्ध कर दिया होगा, लुभा दिया होगा। सो अब आपको ऑप्शन पढ़ना है। एक्सप्रेस्ड तो नहीं होगा, डिप्रेस्ड सप्रेस्ड नहीं होगा, इजी है, इसका आंसर होगा इम्प्रेस्ड। आगे देखिए, योर डिमांड्स आर बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है जैसे ना फिक्स हो जाएगा कोई चीज, है ना, प्रोन टू। सो लीड टू का मतलब होता है कहीं अग्रसर होना, किसी चीज की ओर रुख करना। सो जो आपकी डिमांड्स है वो आर बाउंड टू लीड टू डैश इन द फैमिली। वो मतलब डेफिनेटली कुछ कर देगी फैमिली में, क्या करेगी, डिमांड्स की बात चल रही है। एक नेगेटिव वे में सेंटेंस आपको एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया है। सो क्या होगा, एब्सेंस, डिस्कॉर्ड, डिक्रीज या बैरियर। सो डिस्कॉर्ड इसका राइट आंसर है, जिसका मैं मतलब आपको समझाता हूं। एक वर्ड होता है एकॉर्ड, इसका एनोनियम है डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है अच्छी सहमति पे होना, तालमेल बैठना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है टू बी ऑन बैड टर्म्स, तालमेल नहीं होना या विसंगति हो जाना। विसंगति का मतलब हो गया जैसे आप समझ गए ना, जैसे मनमुटाव हो जाना। सो यहां पे राइट आंसर होगा डिस्कॉर्ड। अगला देखिए, डू यू वॉन्ट टू डैश रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। काफी अच्छा है ये वाला और इजी भी है दोस्तों। आप लोग इसे पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, आई एम श्योर। मैं बताऊंगा नहीं इसका आंसर, खुद से पढ़िए आप, इजी है तो आप लोग जरूर कर लेंगे। अगला देखिए, माई कजन स्टडी। मेरे कजन की जो स्टडी थी ऑन रीडिंग हैबिट्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस 3 स्टेट्स हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डैश पीस ऑफ रिसर्च। मतलब मेरे कज़न ने स्टडी की थी कि जो स्कूल बच्चे हैं वो उनकी रीडिंग हैबिट्स कैसी है, 3 राज्यों में की थी। अब इसको कैसी पहचान मिली है, रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। अब देखिए, यूजलेस और नेग्लिजेंट तो आप काट देंगे, राइट। अब बचा पाइनियर और प्राउड। प्राउड मतलब होता है गर्व। सो गर्व, प्राउड पीस ऑफ रिसर्च तो नहीं होगा ना। पाइनियरिंग का मतलब होता है किसी चीज का आरंभ करना, या आप समझ लीजिए कि जैसे जो किसी भी ट्रेंड को स्टार्ट करता है जिसको बाद में भी फॉलो किया जाता है। सो अग्रसर करवाना किसी चीज को ऐसे भी बोलते हैं। सो ये इसका राइट
आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्यूज़रेनिटी। ओके, स्यूज़रेनिटी। सो स्यूज़रेनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको स्यूज़रेनिटी का मतलब पता होना चाहिए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ये वन वर्ड का बेसिकली क्वेश्चन है। जैसे कि क्या है ना कि एग्जाम में क्या हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन में दे दे और ये सारा क्वेश्चन में दे दे, यहां से लेके यहां तक आपको लिख के दे देगा, हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ए पर्टिकुलर स्टेट। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुज़रेनिटी, स्यूज़रेनिटी। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, क्या है ना कि थोड़ा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो स्यूज़रेनिटी का मतलब होता है कि किसी ऐसे स्टेट पे कंट्रोल होना जो डिपेंडेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूके, यूनाइटेड किंगडम का नाम सुना होगा, जिसमें यह एक ऐसी सिचुएशन मान लीजिए जिसमें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा विज़न भी है कि काश ऐसा ही हो। जैसे मेरा मानना है कि इंडिया को भी यूनाइटेड किंगडम की तरह एक ग्रेट इंडियन या यूनाइटेड इंडियन बनाना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि इंडिया के पास होगा किसी भी कंट्री का जो रक्षा हो गया ना, रक्षा जैसे डिफेंस हो गया, या जो विदेशी पॉलिसी होती है वो सारा इंडिया कंट्रोल करे, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ के डिपेंडेंट स्टेट कंट्रोल करे। सो बाकी जो जैसे रक्षा वगैरह हो गया या फॉरेन पॉलिसी हो गई, इंडिया कंट्रोल करे और सामने वाली कंट्री को पूरा का पूरा प्रोटेक्शन भी देगा। सो डिपेंडेंट कंट्री के ऊपर जब कोई रूल करता है ना अलग से कोई बाहरी ताकत, सो इसको बोलते हैं सुज़रेनिटी। सो एग्जाम में आपको लिख के दे देगा हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ए डिपेंडेंट स्टेट, उसको क्या बोलते हैं? सो उसका आंसर ये ऑप्शन में होगा, आप इसको भी करिएगा, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे लिख के बताइए कि ये आइडिया कैसा है, कि जैसे आप अभी देखा म्यांमार में मिलिट्री, अभी जानते हैं आप लोग, मिलिट्री कू हो चुका है, तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है कंट्री को। मेरा मानना है कि इंडिया को उस पर अटैक करना चाहिए, और जितनी भी मिलिट्री वहाँ पे जितनी भी पावर है सबको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। जो वहाँ की लीडर थी आन सांग सूकी को रिलीज करवाना चाहिए, और उनको एक एग्रीमेंट साइन करवाना चाहिए उनके साथ कि आपके देश में जितनी भी इंटरनल चीजें हैं आप उसको कंट्रोल करिए, लेकिन जो आपकी आर्मी, क्योंकि मिलिट्री हर बार कू कर देती है, वहां का ना एक होता है चाइना का इन्फ्लुएंस। सो मिलिट्री और जो आपका फॉरेन है, ये चीजें सारी की सारी इंडिया देखेगी और बदले में प्रोवाइड करवाएगी उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिया और मिलिट्री, और कंप्लीट एग्रीमेंट हो जाए कि भाई 20 साल तक ये चलता रहे, 20-25 साल का एग्रीमेंट हो, फिर धीरे धीरे आप अपनी मिलिट्री को स्टेबलाइज करिए जिसमें सारी पावर डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह हो। सो मेरा ये मानना है, आप लोग जरा मुझे लिख के बताइए कि कैसा विचार है। आगे देखिए, द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच, द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल, मतलब पॉपुलर लीडर जो होता है रिमार्केबल होता है किस में? फॉर द वे इन विच ही डैश द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन और ए वर्ल्ड क्लास थिंकर। सो पॉपुलर लीडर जो होता है ना, उसका एक रिमार्केबल चीज होता है कि जिस तरीके से वो क्या करता है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन और वर्ल्ड क्लास थिंकर शो करता है, पोर्ट्रेस करता है, कंट्रोल्स करता है, कंडीशंस करता है। सो पॉपुलर लीडर है तो कंट्रोल तो नहीं होगा, नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, कंडीशंस नहीं होगा, अब बचा पोर्ट्रेट और शो। तो ना पोर्ट्रेट नहीं होगा, ये एक नाउन हो जाएगा ना पोर्ट्रेट, और हमें चाहिए वर्ब। सो यहाँ पे शोज का, अगर पोर्ट्रेज होता ना, पोर्ट्रेज फिर सही हो जाता आपका। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा शो। आगे देखिए, टुडेज ग्रेजुएट्स should dash their skills constantly to be able to excel in their career and life। मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं जितने भी, उनको क्या करना चाहिए, अपने स्किल को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता रहना चाहिए, राइट। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा अपग्रेड, इजी था। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेल इन। एक्सेल इन का मतलब ये याद रखिएगा, एक्सेल के बाद प्रीपोजिशन इन, जिसका मतलब होता है किसी चीज में एक्सपर्ट बनते जाना या निपुण होते जाना। तो अब देखते हैं आगे। ओके, तो ये हमारा खत्म हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी करवाऊंगा, CHSL 2020 में पूछे गए हैं जो।
2020 सीजीएल का तो मैंने करवा दिया है, आप उनको जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और जो भी है आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।